नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार और बिहार की राजनीति को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा 2024 को लेकर के चल रही है। आखिर 2024 के चुनाव में क्या होगा? जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन पूरी तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन भी अब पूरी तरह से लोहा लेने के लिए तैयार है। यानी 2024 के चुनाव में बहुत सारी ऐसी बातें सामने देखने को मिलेंगी, जो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को प्रभावित करेंगी और दिशा भी देंगी। इन्हीं सब में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो एक बार देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण देखने को मिला लोकसभा में। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और मणिपुर की घटना को लेकर के पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में इस बात को लेकर के इंडिया गठबंधन ने केंद्र सरकार का विरोध किया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर किया जा रहा है कि आप इस पर चुप्पी तोड़ें। मामला गंभीर है और इस मामले की गंभीरता को सबसे बेहतर वो व्यक्ति देख सकता है जो देश दुनिया को घुमा हो। ऐसे ही एक शख्स रजनीश जी हमारे साथ हैं। सेना से बाहर आए हैं। सेना से निकलने के बाद इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और राजनीति में प्रवेश किया है। उसके बाद जो मणिपुर की घटना है या और भी कई घटनाएं हैं जिसको लेकर के काफी मुखर रहते हैं। आज भी हम उनसे चर्चा करेंगे इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर और इसके साथ साथ मणिपुर की घटना पर, जो कुछ भी अब तक हुआ है या जो हो रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी। जी धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से मणिपुर की घटना हुई। उस घटना से पहले इंडिया गठबंधन ने केंद्र सरकार को घेरा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, मैं ये कह रहा हूँ कि यह लोकतंत्र को जीवित करने का स्वर्णिम अवसर है। जी स्वर्णिम, जैसे साहित्य में आप कथा पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, लेकिन कभी नंबर सिंह कहते थे कि आप आलोचना भी पढ़िए। तो आलोचना रस का काम करता है साहित्य में, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं साहित्य को, उनका भी मन होता है हम पढ़े। तो आप ये 8-9 साल से आप देख रहे हैं कि लोकसभा में बहस तो होता नहीं है, हंगामा होता है। कोई भी बिल हंगामा के बीच निकल जाता है। तो यह एक स्वर्णिम अवसर है विपक्ष के पास भी और सत्ता पक्ष के पास भी। लोकसभा अध्यक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट किया है, तो विपक्ष सरकार को एकजुट होकर के, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मणिपुर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकार को घेरे अच्छे से। जैसे एक एयरफोर्स का आदमी होने के कारण, आर्म फोर्स का एक सर्विसमैन होने के कारण, मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा कह रहा हूँ कि यह अग्निवीर स्कीम है। जो अग्निवीर स्कीम देश के लिए लॉन्ग रेंज में घातक होगा। सरकार के पास पैसा नहीं है या जो भी नहीं है लाई है। तो मेरा मतलब है कहना कि कांग्रेस पार्टी में लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. हुड्डा साहब ने ज्वाइन किया था, या विपक्ष में जो सैन्य विशेषज्ञ हैं उससे उनसे ट्रेनिंग लेकर के, या किसी ऐसे आदमी को विपक्ष उतारे जो अग्निवीर मुद्दा पे सरकार को अच्छे से सिखाए। तो लोकतंत्र है, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है। दूसरा जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, आपको भी पता होगा, किसान वाले में जैसे ये नैनो यूरिया दे रहे हैं, लेकिन आप खेत में जाके पूछिए, नैनो यूरिया का प्रोडक्टिविटी, यूटिलिटी बहुत ही कम है और यूरिया कम हो जाता है। किसान को मेन कंसर्न रहता है यूरिया से कि नैनो यूरिया का क्या है, इस पर सरकार को फोर्स करे कि वो डिटेल लेके आए। जी। तो तीसरा पॉइंट जो आपको मैं कहना चाह रहा हूं, जिस पर आपका भी ध्यान होगा, कि रेलवे में बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है। जी। क्योंकि आप देखिए, जो कोरोमंडल रूट 100% सेफ माना जाता था, मैं 95 में कोरोमंडल रूट से मद्रास और बेंगलोर जाता था, उस समय भी ट्रेन का स्पीड नियर 100 किलोमीटर पर आवर होता था, और उस रूट में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, और एक वहां पर स्टेशन मास्टर पे केस कर रहे। दूसरा, वो जो एक गार्ड आपने सुना होगा कि जाके ट्रेन में खड़ा, ट्रेन में यार्ड में ठोकर मार दिया। तो इसका दो ही कारण है कि रेलवे इज अंडर स्टाफ्ड। जहाँ 10 लोग तो चाहिए, वहां 2 लोग हैं। रात भर सोया नहीं होगा, दिन में ठोकर मार दिया। आप रेलवे में जाके देखिए, आप किसी ट्रेन में चले जाइए, इवन राजधानी का मैं कह रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड रहता है उसका कहीं लैच आपको ठीक से नहीं लगा मिलेगा, वाटर सप्लाई सही नहीं है, हाई एसी में मैं बोल रहा हूँ, पानी नहीं रहता।
कि रेलवे में क्या चक्कर चल रहा है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है, कितना उसका रेशियो है, इनपुट आउटपुट रेशियो, इस पर विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरे, और अगर सरकार के पास जवाब है तो सरकार जवाब दे। चौथा पॉइंट मैं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि सरकार बार बार कह रही है कि रक्षा में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। तो आत्मनिर्भरता का जो मेन पॉइंट है, जो आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, सरकार का मेन पैसा जाता है हवाई जहाज खरीदने में, हेलीकॉप्टर खरीदने में, लेटेस्ट राइफल खरीदने में, टैंक खरीदने में, गोला बारूद खरीदने में। तो विपक्ष सरकार से पूछे कि तेजस जहाज के अलावा जो मल्टी रोल फाइटर प्लेन का बात है, या तेजस की कैपेबिलिटी कितनी है और कितना इंडिजिनस है। मुझे लग रहा है कि जबरदस्ती तेजस जहाज तो नहीं सरकार एयरफोर्स को फोर्स कर रही है खरीदने के लिए। जो भी है, अगर है तो उसकी कैपेबिलिटी, उसके एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट क्या है, इसका प्लेटफॉर्म क्या है, इस पर कौन कौन मिसाइल फिट होगा। रजनीश जी, एक मौका मिला है आप लोगों को भी, और खास करके जब आप रेलवे की बात कर रहे थे तो मुझे लालू प्रसाद याद आ रहे थे, जिन्होंने रेलवे को बहुत बड़ा फायदा दिया था जब रेल मंत्री थे। लेकिन अब जो स्थितियां सामने आ गई हैं, आपने पॉइंट तो गिना दिए कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार में कमियां हैं, नाकामियां हैं, जिसको दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और विपक्ष को बोलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब लोग सुरक्षित ही नहीं है तो इस सब चीजों का क्या महत्व है। मणिपुर में जो हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, उसको लेकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मणिपुर का जो मामला है ये रॉ और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का फेल्योर है। मणिपुर में गैस पहले से जमा हो रहा था, जैसे किसी के घर में 2-3 गैस सिलेंडर है और जमा हो जाए गैस लीक होके, और इलेक्ट्रिक स्विच ऑन कीजिए, पूरा गैस घर में आग लगेगा। उसमें आप ही के चैनल पे मैंने और ब्रेकिंग न्यूज चैनल पे पहले भी बोला था कि मणिपुर में गैस जमा हो रहा है और देश के नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसमें बर्मा से हवाई जहाज से वो बम गिरा के मिजो लोगों को घुसा रहा था। तो वो लोग चुराचांदपुर, कांगपोपी, इस समय वो लोग जमा हो रहे थे। बाद में वो लोग इम्फाल वैली में भी आना शुरू हुए, और स्मगलर लोग ऑलरेडी उसमें कर रहे थे। वहां पे पॉपी स्मगलिंग का जो वेस्ट में पाकिस्तानी फ्रंट पे चल रहा है, वो आजकल चल रहा था ईस्टर्न फ्रंट से। तो सारा मसाला रेडी था, आप कह सकते हैं, बस उसमें आग लगने की जरूरत थी, और वो आग लगा दिया हाई कोर्ट का आदेश में, जिसने कहा कि मेती लोगों को स्टेटस देना चाहिए। फिर पहला गोली तो कुकी लोगों ने ही चला दिया, और उसके बाद ये सब हंगामा हुआ। तो इसमें है कि सब्जेक्टिवली, 1 मिनट कह रहा हूँ, सोल्यूशन के लिए सब्जेक्टिवली नहीं देखे, ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। सभी लोगों को, कुकियों का भी गलती है और मेटी का भी गलती है। पहली गोली कुकियों ने चलाया है। यूरोपियन पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है कि क्रिश्चियन लोगों को जला रहा है। इस कभी भी मणिपुर का इतिहास नहीं है कि हिंदू क्रिश्चियन कह रहा है, ये स्टैंड इसलिए हुआ। अब आप कहेंगे कि चर्च जला दिया है, तो कुकी लोगों ने बहुत सारे मंदिर जला दिए। आप मणिपुर में जाके देखेंगे, हर हिंदू मेटी के घर के आगे एक मंदिर रहता है। 200 मंदिरों को कुकियों ने जला दिया, और बहुत सारे मणिपुरी मेटी लोगों को इन लोगों ने मार दिया है। तो पीछे का झगड़ा छोड़ो, आगे बढ़ो। 1-2 महीना के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा दे, उसके बाद से पार्लियामेंट असेंबली रिस्टोर कर दे, और सारे ड्रग्स लॉर्ड को अरेस्ट करे, और ये पॉपी खेती बंद हो। नहीं, अगर पार्शियल रिपोर्ट जाएगा, चाहे इंडिया दे चाहे एनडीए दे, नहीं हो। और आर्मी को मत लगाए, पाप करे सिविलियन लगा देता है आर्मी को। सीआरपीएफ भी तो 20 लाख है, सीआरपीएफ को लगाओ। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, उसमें इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एग्रेसिव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और विशेष बातों जो को लेकर के आपको याद होगा, और हाल फिलहाल में ही जो टीम गई थी, उस टीम ने मणिपुर में जाकर के लोगों से बात किया है, वहां के राज्यपाल से भी बात किया है, और राज्यपाल महोदय से उन्होंने आग्रह किया है कि राष्ट्रपति शासन भी लागू होना चाहिए। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, और इसमें जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इस सरकार के लिए आप क्या संदेश देना चाहें? देखिए, ये बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट में पॉलिटिक्स के नहीं करना है हमें। बहुत दिन के बाद मणिपुर में बहुत सारे मेटी के भी आतंकवादी संगठन है, बहुत सारे कुकी के भी आतंकवादी संगठन है, चीन बर्मा से आरोप भी आ रहा है। तो जो सब लोग को समझ में हो
वो काम होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन मैं इसलिए नहीं लगाने के लिए कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बीरेन्द्र सिंह साहब को भी हेल्प करेगा। कभी कभी होता है आप कुछ दिन घर छोड़ के चले जाइए तो घर में झगड़ा बंद हो जाता है, तो इसलिए 1-2 महीना के लिए वो हट जाए। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि वो इलेक्शन होगा तो मुझे लग रहा है बीजेपी इम्फाल वैली की सारी सीट जीत जाएगी, लेकिन 2-3 महीना के लिए हट जाए जिससे कि झगड़ा रिजॉल्व करने में हेल्प हो। और जितने वारलॉर्ड सब ये पॉपी खेती करने वाले कुकी के स्मगलर सब हैं, इन सबको गिरफ्तार किया जाए और सब मिलके एक सॉल्यूशन दे। प्राइम मिनिस्टर साहब को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होने वाला। जी रजनीश जी, आपने बड़ा ही बेहतर सलूशन दिया। आपने केंद्रीय मुद्दों पर तो अपनी बात रखी, लेकिन राज्य के मुद्दों पर भी आपका बोलना उचित बनता है, क्योंकि आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी सरकार में है। आप देख रहे होंगे लगातार आयोगों का गठन हो रहा है, मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले आयोग गठित किए जा रहे हैं। इसमें एक आयोग की चर्चा बहुत पहले से चली आ रही है, वो है सवर्ण आयोग। आपको क्या लगता है कि सरकार को सवर्ण आयोग, अलग अलग राज्यों में है, अलग अलग राज्यों में सवर्णों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, क्या बिहार में सवर्ण आयोग नहीं होना चाहिए? देखिए, सवर्ण आयोग के लिए हमारे पार्टी का प्रण पत्र में भी है, एजेंडा जी में भी था, और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमारी पार्टी की फुल फ्लेज सरकार होती तो सवर्ण आयोग पहला ही गठित हो जाता। लखीसराय में बाबू ललन सिंह से एक ने पूछा भी था कि सवर्ण आयोग में डिले क्यों हो रहा है, तो उन्होंने एक एक्सक्यूज दिया था कि जातीय जनगणना हो जाने दो। जातीय जनगणना का सवर्ण आयोग से कोई लेना देना ही नहीं है। सवर्ण आयोग को इसलिए चाहिए था कि जो सवर्णों में दबे कुचले लोग हैं उन पे जो कोई अन्याय होता है तो उनका कोई सुनने वाला नहीं है, तो उनको जो संविधान प्रदत्त मूलभूत नागरिक अधिकार है उसकी रक्षा के लिए एक आयोग हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अल्पसंख्यक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप सरकार देती है, तो बहुत सारे सवर्णों में, खास के मैं ब्राह्मण कह रहा हूँ, प्राचीन काल से आपने पढ़ा होगा एक दरिद्र ब्राह्मण था, या सवर्ण में जो भी है राजपूत ब्राह्मण लाला जिनको कैटेगराइज किया गया, तो गरीब छात्रों की स्थिति कैसे ठीक हो, उन पे कोई गलत मुकदमा लगा देता है तो सवर्ण आयोग कम से कम एक सही एक्यूरेट रिपोर्ट पुलिस को देगा उनके हालात सुधारने के लिए जो काम हो। जैसे बिहार में देखिए कोई लॉ कॉलेज काम नहीं कर रही है, जो बड़े विद्वान है, तो ये सब मिलकर के एक सवर्ण आयोग होने से क्या होता कि इनके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, इनके बच्चे जो फेस कर रहे हैं, इनको जो कानूनी अधिकार मिल नहीं रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए एक सवर्ण आयोग, किसी से झगड़ा लगाने के लिए नहीं है, तो इसका अविलंब गठन होना चाहिए। मैं कब से कह रहा हूं इस पर। जी रजनीश जी, एक तरफ आप सवर्ण आयोग की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी पार्टी से जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में सवर्ण लोग हैं उन लोगों को बारी बारी करके बाहर निकाला जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? आप कैसे इस चीज को समझिएगा कि सवर्ण आयोग दीजिएगा, आप सवर्णों को बाहर कर रहे हैं? ये तो मैंने एक दिन और कहा था, जेडीयू में कुछ लोग हैं जिनके पास खुराफाती दिमाग है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं दे हैव रेस्टलेस ब्रेन जी to devise the scheme and formula forcefully to put somebody in trouble। दूसरे को प्रॉब्लम में रखने के लिए ये जो खुराफाती लोग हैं यही लोग ऐसा करवाते हैं जो हमारी पार्टी में झगड़ा हो जाए। पहले ये लोग चाहते हैं कि जब बाबू जगदानंद सिंह चले जाए, लेकिन वो भी नहीं, हम लोग लेकिन ये चाल समझते हैं। जी बाबू सुधाकर सिंह वाला झगड़ा हुआ, आप देखे ही थे, एक तरफ सेक्रेटरी को बैठाया गया कि हम लोग उनको निकाल दे, वो सब नहीं हुआ। फिर तीसरा इंसिडेंट आप देख रहे हैं आलोक मेहता जी वाला हुआ, या एजुकेशन मिनिस्टर, आपके पास टाइम है तो मैं बता रहा हूँ, एक आईएएस अफसर को जो सरकार के चलने का स्टाइल है, आपने सुना कि मिनिस्टर को सैतने के लिए अफसर भेजा गया। मैं अफसर को सैतने के लिए भी अफसर को भेजा जाते देखा हूँ। नहीं, सैतने वाली बात कहने पर तो सुनील सिंह अभी टारगेट पर हैं। टारगेट पे होने से क्या है, सुनील सिंह रहेंगे ही आरजेडी में, वो आरजेडी के हैं ही। मैं अफसर को कैसा सैता जाता है सो मैं बता रहा हूँ। एक अफसर अच्छा काम कर रहा था तो उसके पीछे 2 आईएएस अफसर लगा दिया गया, और जब दोनों आईएएस अफसर आया उस बड़े अफसर के रूम में और बोला सामने वाले कुर्सी पर बैठिए, तो दोनों अफसर उस कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया, बोला कि मैं क्या चपरासी हूँ क्या, क्यों, जबकि उस कुर्सी का शेप, साइज, हाइट, मटेरियल सब कुछ एक जैसा ही था। फिर वो दोनों जाके सोफा पर बैठ गया। उसके बाद एक अफसर कह रहा है क्या, ए भाई हल्ला मत करो, मेरा हार्ट सर्जरी हुआ है,
आई डोंट लाइक जी। एक्साइटमेंट। तो दूसरा अफसर जी। क्या कहता है, मेन अफसर को अपना फुल पैंट ऊपर कर दिया अप टू नी, और जी। जूता उसके तरफ करके दिखा रहा है, देखो मेरा भेन का हार्ट सर्जरी हुआ है, मैं भी मर जाऊंगा। मतलब जी। ऑल थ्री वेयर क्वारलिंग वर्स्ट देन द विलेज वेजिटेबल सेलर। जी। तो जी। यहाँ मंत्री ने अफसर को भी अफसर ही सेटता है, आपको जी। लगेगा ही नहीं। महान विद्वान टीएन नहीं बोलूंगा, अभी दूसरे दिन कभी बोलूंगा, समझे। चलिए रजनीश जी, आपने बहुत सारी बातें कही, एक बड़ा सुझाव आपने दिया जो काफी फ्रूटफुल हो सकता है यदि केंद्र सरकार इसको अपनाए। और दूसरी तरफ जो आपने बड़ा ही स्पष्टीकरण दिया, बड़ा स्पष्ट अंदाज में आपने कहा कि बिहार में सवर्ण आयोग होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपने इस बात को भी स्पष्ट किया कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें सैंतने वाली जो बात है, उस बात को पूरी तरह से समझती है राष्ट्रीय जनता दल, और इस पर वो काम करना शुरू कर देगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।